Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 19 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which dealt with the concept of admission. We have already discussed the previous sections relating to admissions in the previous lectures. In this particular lecture, we will discuss Section 19. As we know very well, the admission which is self-harming to the party who made that particular admission becomes relevant. हमको पता है कि कौन सा एडमिशन रिलीवेंट होता है कि अगर मैं कोई एडमिशन दे रहा हूं और वो एडमिशन मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अगर जा रहा है तो ऐसे एडमिशन को ज्यादा वेटेज है लॉ में. कोर्ट ऐसे एडमिशन को ही मानता. सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन कैन नॉट बी एडमिटेड जनरली. सेल्फ बेनिफिटिंग मतलब कि अगर मैं एडमिशन कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं जो स्टेटमेंट एडमिशन के डेफिनेशन में आता है और वो स्टेटमेंट अगर मुझे ही बेनिफिट पहुंचा रहा होगा तो वो जनरली एडमिसिबल नहीं होता है. लेकिन सेक्शन 19 उसको एक्सेप्शन है. सेक्शन 19 में सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन भी रिलीवेंट होगा ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस. तो हम वही आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन. हमने पिछले तीनों लेक्चर में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है. हमको पता है कि एडमिशन क्या है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट है. किसी फैक्ट को एक्नॉलेज करना मतलब एडमिशन है. लॉ में एडमिशन ऐसे एडमिशन को वेटेज दिया गया है जो सेल्फ हार्मिंग है ना. हर कन्फेशन एडमिशन होता है लेकिन हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता है. अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट होगा तो वो कन्फेशन होगा और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट है तो वो एडमिशन होगा. ये इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सीधा सीधा हम सेक्शन 19 की तरफ बढ़ते हैं. अब सेक्शन 19 का टाइटल क्या है देखिए. प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ. तो प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ. तो जनरली क्या होता है कि जो पर्सन एडमिशन दे रहा है ना उसके अगेंस्ट में ही वो प्रूफ होता है, उसके फेवर में प्रूफ नहीं होता है. ये सेक्शन 19 में भी ऐसा है लेकिन सेक्शन 19 में एक्सेप्शन भी डिस्कस किए हुए हैं. सो एडमिशंस आर रिलीवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन. एडमिशन रिलीवेंट है और प्रूफ हो कब मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम. किसके अगेंस्ट में होगा प्रूफ? हु मेक्स देम. जो एडमिशन दे रहा है जनरली उसके अगेंस्ट में ही एडमिशन प्रूव होगा. ये एक चीज है. एंड और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. मैंने कोई एडमिशन दिया तो मेरे अगेंस्ट में मेरा एडमिशन प्रूव होगा, या मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने दिया या मेरे एजेंट ने दिया तो वो एडमिशन भी मेरे अगेंस्ट में प्रूव होगा. ये जनरल रूल है. बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन. लेकिन जनरल रूल ये भी है कि मैं मेरे एडमिशन को मेरे बेनिफिट के लिए मेरे तरफ से प्रूव नहीं कर सकता. अगर मेरा एडमिशन मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा होगा तो मेरे अगेंस्ट में प्रूव होगा, मेरे फेवर में प्रूव नहीं होगा. ये जनरल रूल है सेक्शन 19 में डिस्कस किया हुआ. देखिए, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम. मतलब जिसने एडमिशन दिया वो प्रूव नहीं कर सकता अपने फेवर में. और बाय रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस. बात ध्यान में रखिए, मैंने एडमिशन दिया तो मेरे इंटरेस्ट में मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता. मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने एडमिशन दिया, वो मेरे बेनिफिट के लिए वो एडमिशन को मैं कोर्ट के सामने प्रूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस. अब सेक्शन 19 में कुछ एक्सेप्शन बताए वाले हैं जहां पर मैं एडमिशन मेरे ही फेवर में यूज कर सकता हूं मेरे एडमिशन को. अब वो केसेस ही हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, द फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन फर्स्ट, मेकर ऑफ एडमिशन डेड. सेक्शन 19 सब क्लॉज 1, मेकर ऑफ एडमिशन डेड. अगर एडमिशन देने वाले की अगर डेथ हो जाती है एडमिशन देने के बाद. अब इसमें क्या है देखिए, व्हेन एडमिशन इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वेयर डेड इट वुड बी रिलीवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26. बात ध्यान में रखिए कि 19 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एडमिशन देने वाला एडमिशन देने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है और अगर वो जो एडमिशन उसने दिया हुआ है अगर वो सेक्शन 26 में अगर रिलीवेंट हो जाता है इट वुड बी रिलीवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26. तो सेक्शन 26 में अगर वो रिलीवेंट हो जाता है बिटवीन थर्ड पर्सन तो यहां पर भी वो रिलीवेंट होगा. अब सेक्शन 26 क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन वाला कंसेप्ट है कि अगर कोई पर्सन
डाइंग डिक्लेरेशन देके अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके मरने के बाद भी उसका स्टेटमेंट रिलीवेंट होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने एडमिशन दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो वो एक्सेप्शन है, भले ही वो एडमिशन सेल्फ बेनिफिटिंग हो, वो एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। देखिए सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेस डाउन दैट स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु आर डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड मे बी प्रूव्ड। तो ऐसा पर्सन जिसका स्टेटमेंट देने के बाद जिसकी डेथ हो गई या वो मिल नहीं रहा है तो उसका स्टेटमेंट रिलीवेंट होता है। ठीक उसी तरह अगर कोई एडमिशन देने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, भले ही वो एडमिशन उसको खुद को बेनिफिट पहुंचा रहा है, फिर भी वो रिलीवेंट होगा एज एन एक्सेप्शन के तौर पर। अब देखिए एक इसका एक जो भी है एग्जाम्पल है। देखिए पीटर द कैप्टन ऑफ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। पीटर पे चार्जेस क्या है? वो कैप्टन था शिप का, उस पे चार्जेस ये है कि उसने शिप को अपने रास्ते से भटका दिया। ठीक है, ये उस पे चार्जेस थे। Peter produced a book kept by him in ordinary course of his business where it was mentioned that the ship was on proper course. अब क्या हुआ था? देखिए पीटर जब भी वो शिप को चलाता था तो उसका एक बुक रखा हुआ होता था, तो बुक पे वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंट्री करता था। समझ रहे हो कि बुक को उसको जब भी शिप चलाएगा वो बुक पे एंट्री करता था कि ये डेट है, ये टाइम है और शिप अपने कोर्स पर है, मतलब अपने रास्ते पर बराबर है। ऐसा ही बुक उसने मेंटेन किया हुआ था उस डेट में जिस डेट के उस पर चार्जेस है। उसको क्या बोला गया कि एक पर्टिकुलर डेट में उसने शिप को रास्ते से भटका दिया था और वही डेट में पीटर ने अपने एक बुक में एंट्री करे वाली थी कि वो शिप उस टाइम पे सही जगह पर थी। अब ये तो डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट है, लेकिन अब बात ध्यान में रखिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट है ये, तो सिचुएशन ऐसी है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर गया तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अगर एडमिशन देने के बाद मर गया होता तो वो सेक्शन 26 में रिलीवेंट होता उसका स्टेटमेंट, तो नहीं भी मरा तो सेक्शन 19 में वो रिलीवेंट हो जाएगा। ये ध्यान में लाके कि अगर मरता तो सेक्शन 26 में रिलीवेंट होता उसका, लेकिन अगर नहीं मरता है तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 एज एन एक्सेप्शन वो एडमिसिबल होगा। अब यहां पर क्या हो गया कि पीटर ने उस टाइम पे बुक में एंट्री किया हुआ था, पीटर को उस टाइम पे ये पता नहीं था कि मैं अभी शिप मेरी जाने के बाद मेरे पर ये चार्जेस लग सकते हैं कि मैंने शिप को भटकाया इसलिए मुझे एंट्री करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। वो उस टाइम पे उसने नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या किया, एंट्री किया था कि शिप वो एकदम अपने पर्टिकुलर रास्ते पर है। Peter may prove the statement in this book because they would be admissible if he were dead under section 26 clause B। बात ध्यान में रखिए कि अगर पीटर की डेथ हो जाती थी तो वो जो बुक की एंट्री थी वो रिलीवेंट कहां होती, सेक्शन 26 सब क्लॉज बी में रिलीवेंट होती। तो ठीक उसी तरह अगर डेथ नहीं होती है तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 में वो रिलीवेंट हो जाएगी एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि अब ये जो है कि शिप अपने रास्ते पर थी, ये एंट्री बुक में है, तो ये पीटर को बेनिफिट पहुंचा रही है। पीटर इनोसेंट साबित हो जाएगा, पीटर ये साबित कर सकेगा कि शिप ऑन द कोर्स थी, मतलब सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन है, फिर भी वो रिलीवेंट होगा। बेस क्या है कि अगर वो बुक में एंट्री करके अगर उसकी डेथ हो जाती तो सेक्शन 26 क्लॉज बी में वो रिलीवेंट होता। ठीक उसी तरीके से अगर डेथ नहीं हुई तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 में वो रिलीवेंट होगा, क्योंकि उस टाइम पर उसको ये पता नहीं था कि मेरे अगेंस्ट में ऐसा केस आगे हो सकता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एंट्री ली थी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन भी रिलीवेंट हो जाएगा। देखिए एक्सेप्शन 2 है एडमिशन मेड इन अ पर्टिकुलर मेंटल और फिजिकल स्टेट। एडमिशन मेड इन अ पर्टिकुलर मेंटल और फिजिकल स्टेट, एक पर्टिकुलर मेंटल और फिजिकल स्टेट में दिया हुआ एडमिशन, आर्टिकल सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 में ये बताया हुआ है। देखिए द स्टेट ऑफ मेंस माइंड और बॉडी इज रिलीवेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी कहां पर रिलीवेंट है, सेक्शन 12 ऑफ BSA। An admission may be proved by or on behalf of the person making it if it consists of statement as to the existence of a state of mind or body provided that। बात ध्यान में रखिए कि एडमिशन प्रूव किया जा सकता है खुद के बेनिफिट के लिए if it consists of statement as to the existence of a state of mind। वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जिसमें स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए या स्टेट ऑफ बॉडी होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट। देखिए सच अ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी इज इन इशू और रिलीवेंट। वो स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी
इश्यू में रहना चाहिए, वो रिलीवेंट होना चाहिए। एक चीज, द स्टेटमेंट इज मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड। वो जब स्टेटमेंट उसने किया उस टाइम पे वो स्टेट ऑफ माइंड उसका होना चाहिए, वो स्टेट ऑफ बॉडी होना चाहिए जिसका वो बेनिफिट लेना चाहता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड या पर्टिकुलर स्टेट ऑफ बॉडी में अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, एडमिशन दिया हुआ है, भले ही वो सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन हो, तब भी वो रिलीवेंट होगा, वो प्रूव किया जा सकता है। द स्टेटमेंट वाज अकंपनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रॉबेबल। वो जो स्टेटमेंट दिया वाला है, वो जो एडमिशन दिया वाला है, उसको सुनने के बाद हमको ये लगना कि ये उसका गलत होना हाईली इम्प्रॉबेबल है, वो गलत हो ही नहीं सकता है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। एग्जाम्पल ये है कि राम इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। राम पे चार्जेस क्या है कि उसने चोरी की चीज, अपने चोरी का माल अपने पास रखा, ये पता होते हुए कि वो चोरी का है। अब सिचुएशन ध्यान में रखिए, राम ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। राम ने क्या किया कि राम ने ये प्रूव करने की कोशिश कर दी कोर्ट में कि जब मुझसे ये जो चीज है जिसका मेरे पे चार्जेस है कि वो चोरी का है, और चोरी का है पता होते हुए मैंने मेरे पास रखा, ये जो चीज है जब मुझसे किसी ने खरीदनी चाहिए तो मैंने उसके सही दाम पर ही बेचना चाहा, कम दाम पर मैंने उसको नहीं बेचा। राम में प्रूव दिस स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशन बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाय फैक्ट इन इशू। बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई चोरी की चीज है, सपोज मेरे पास मुझे पता है कि ये चोरी की चीज है, तो अगर मुझसे कोई खरीदना चाहेगा तो मैं उसके औने पौने दाम दे दूंगा। मतलब 10,000 की चीजें मैं 4,000 में भी दे दूंगा वो, क्योंकि मुझे बला निकालनी है अपने से, क्योंकि मुझे पता है ये चोरी का है। लेकिन जब मुझे पता है कि 10,000 वैल्यू है और मैं वो सामने वाले ने 8,000 में मांगा मुझसे, मैंने कहा कि मैंने दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू 10,000 है। तो ये जो है कि अगर मुझे पता होता कि ये चोरी का है तो मैं उसको कोई भी दाम में बेच देता। मैं जब उसके सही दाम पर ही बेचना चाह रहा हूं, मैं कम दाम पर नहीं बेचा मैंने, तो ये क्या हो गया कि ये एक फैक्ट हो गया कि जो मैं प्रूव कर सकता हूं कोर्ट में कि मुझे वो चीज चोरी की है ये पता नहीं थी। अब ये जो स्टेटमेंट है कि मैंने उसको कम दाम पर नहीं बेचा, ये एडमिशन क्या हो गया, ये सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन है। अगर मैं ये कोर्ट के सामने प्रूव कर दूं तो रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के चार्जेस से मैं बच सकता हूं। तो ये मेरा क्या है, मेरा कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा कंडक्ट ये था कि मैंने उसको कम दाम में नहीं बेचा। तो ये एज अ सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा। एक्सेप्शन है सेक्शन 19 सब क्लॉज 2। और एक एग्जांपल देखेंगे हम। देखिए कि राम इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन हिज पोजीशन काउंटरफीट कॉइन व्हिच ही न्यू टू बी काउंटरफीट। राम पे चार्जेस है कि वो काउंटरफीट कॉइन अपने पोजीशन में रखा, उसने नकली करेंसी अपने पोजीशन में रखा, ये जानते हुए भी कि वो नकली है। बात ध्यान में रखिए, ये चार्जेस है। राम ऑफर्स टू प्रूव दैट ही आस्क्ड अ स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द कॉइन एज ही डाउटेड whether it was counterfeit or not, and that person did examine it and told him it was genuine। बात ध्यान में रखिए, राम ने कोर्ट के सामने क्या कहा, कोर्ट के सामने ये कहा कि मुझे डाउट था कि ये काउंटरफीट है, ये नकली करेंसी है, तो मैंने एक स्किलफुल पर्सन के पास लेकर गया और उसको बताया कि भाई मुझे जरा बता कि ये नकली है या असली है, और उसने एग्जामाइन करने के बाद उसने कहा कि ये क्या है, जेन्युइन है, नकली नहीं है, ये सही है। अब बात ध्यान में रखिए, राम में प्रूव दीज फैक्ट्स बिकॉज इट शोज द स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि अब क्या हो गया कि अगर राम कोर्ट में ये स्टेटमेंट प्रूव कर दे कि मैंने एक स्किलफुल पर्सन को जाकर बताया और उसने मुझे ये कहा कि ये सही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये राम को अपने लगे हुए चार्जेस से बचाने के लिए काफी है। तो ये जो एडमिशन है, ये जो फैक्ट है कि उसने उसको खुद को भी डाउट था कि नकली है, तो उसने स्किलफुल पर्सन के पास लेकर गया, उसको बताया, और उसको बताने के बाद उसने बोला कि ये सही है, तो तभी तो राम को भरोसा आया और उसने अपने पास रखा। तो ये फैक्ट क्या होगा, राम को जो उस पर लगे हुए चार्जेस से बचा सकता है। तो सेल्फ बेनिफिटिंग है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है राम का। राम का स्टेट ऑफ माइंड क्या था उस टाइम पे कि उसको लगा कि ये नकली है, तो उसने एक स्किलफुल पर्सन के पास लेकर गया और उसने जेन्युइन बताया, तभी उसने अपने पास रखा। अदरवाइज वो किसी ना किसी को दे देता या उसकी कंप्लेन करता। तो ये जो स्टेटमेंट है कि उसने स्किलफुल पर्सन के पास लेकर गया, ये राम प्रूव कर सकता है, एंड दैट विल बी एन एक्सेप्शन। उस एक्सेप्शन सेकंड में आएगा
सेक्शन 19 के सेल्फ बेनिफिटिंग स्टेटमेंट है, बट वो भी प्रूव कर सकता है क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड में किया हुआ है, तो दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 19. So according to section 19 subclause 3, an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than an admission. अगर admission के अलावा अगर वो relevant होता, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 सबक्लॉज 3 ये कहता है कि कोई स्टेटमेंट एडमिशन के अलावा अगर रिलीवेंट होता तो एज ए एडमिशन भी वो रिलीवेंट ही होगा. देखिए राम भरोसे वर्सेस दीवान एक केस है, इस केस में उसको एक्सप्लेन किया गया है. A statement by a deceased donor in his will that the gift deed executed by him was fictitious was held to be an admission under exception 3rd. देखिए स्टेटमेंट बाय अ डिसीज्ड डोनर, वो जो डिसीज डोनर है, जो डोनर जिसने गिफ्ट किया था उसको उसकी डेथ हो गई और उसने अपने विल में क्या लिखा, इन हिज विल दैट द गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड बाय हिम वाज फिक्टिशियस. उसने एक गिफ्ट दिया एक पर्सन को और अपने विल में ये लिखा कि वो जो गिफ्ट डीड उसने बनाया था वो क्या थी, फिक्टिशियस थी, वो झूठी थी. was held to be an admission under exception 3rd, और कोर्ट ने उसको एक्सेप्शन 3rd में एडमिशन माना क्योंकि बाद में मरने के बाद उसकी विल आई तो विल में उसने क्लियर लिखा. फॉर एग्जांपल जो पर्सन ने एक पर्सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया और गिफ्ट करने के बाद एक विल बनाया और विल में लिख दिया कि मैंने जो भी गिफ्ट किया वो झूठा है, गलत है, फिक्टिशियस है, तो ये कोर्ट ने एडमिशन माना काय में, एक्सेप्शन 3rd में. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन 3rd में कोर्ट ने एडमिशन माना. तो सेक्शन 19 यही कहता है कि कभी कभी सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन भी रिलीवेंट हो जाएगा. तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.